गुड इवनिंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे एचएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की सीरीज, और आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख भी रहे होंगे कि एचएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा जीके ये रहेगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 18। इससे पहले मैं 17 प्रैक्टिस सेट अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पर करवा चुका हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे नया आया है तो वो जाके प्ले लिस्ट में हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 2023 के नाम से चेक कर सकता है। हमने 17 क्लास से वहां पे डाल रखी है। तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन और अपना 18वां प्रैक्टिस सेट इसकी शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा। तो यहां पर पूछ रहा कि भाई सबसे ज्यादा जो योगदान है 1857 की क्रांति में वो हरियाणा के किस जिले का रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को तो हम कर ही लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कब हुई थी। ठीक है, तो क्या पता होना चाहिए 1857 की क्रांति की शुरुआत ये कब हुई थी। और ये शुरुआत मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां पे, तो अपने हरियाणा में। ठीक है, तो ये आप अपने हरियाणा में ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात आती है कि ये जो हमारी 1857 की क्रांति थी, इस क्रांति का अपने हरियाणा में केंद्र बिंदु क्या था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का जो केंद्र बिंदु रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक सैनिक कहां से थे। ठीक है, सर्वाधिक जो सैनिक थे वो किन जिलों से थे, उनके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्रांति के समय पे हमारा गुरुग्राम का जो डिप्टी कलेक्टर होता था या डिप्टी कमिश्नर वो कौन थे उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर के बारे में बताएंगे। उसके बाद हरियाणा में जो 1857 की क्रांति उसकी सफल शुरुआत कब हुई थी। हरियाणा में 1857 की जो क्रांति है इस क्रांति की सफल शुरुआत कब हुई थी वो डेट आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को बता सकते हैं कि भाई हरियाणा में इस 1857 की जो क्रांति है इस क्रांति को क्या नाम दिया गया था। ठीक है, इस क्रांति का आप क्या बता सकते हैं नाम जो कि हरियाणा ने दिया था। चलिए इन क्वेश्चनों का आप आंसर करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत करूं ना, शुरुआत के बारे में बताऊं तो ये बताई जाती है 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857। और आपको पता भी होगा कि 10 मई 1857 को जो हमारी 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत भारत में भी इसी डेट को हुई थी। मेरठ के काली पलटन नामक स्थान से कदम सिंह के नेतृत्व में वहां से सेना निकली थी और इसी डेट को अपने हरियाणा में अंबाला से इस क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। लेकिन ध्यान रखेंगे 10 मई की जो क्रांति थी वो हमारे लिए असफल रही थी हरियाणा में, क्योंकि अंबाला का एक व्यक्ति था जिसने पूरे की पूरी जो योजना है वो अंग्रेजों को बता दी थी और उस व्यक्ति का नाम था श्याम सिंह। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 10 मई 1857। लेकिन ये क्या रहा था, तो ये क्रांति रही थी असफल इस डेट की। ठीक है, फिर देखो मैंने यहां पे नीचे लिख भी दिया कि भाई हरियाणा में 1857 की क्रांति की सफल शुरुआत फिर कब हुई, तो वो 3 दिन बाद 13 मई को। ठीक है, 13 मई 1857 को सफल क्रांति की शुरुआत होती है। 1857 की क्रांति का केंद्र बिंदु हरियाणा में क्या था, तो ध्यान रखेंगे वो था हमारा अंबाला जिला। ठीक है, अंबाला केंद्र बिंदु हुआ करता था। कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि 1909 में जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, इसी प्रकार अपने हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 1909 में जो केंद्र बिंदु था वो भी क्या था, अंबाला था। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक कहां से गए, तो जहां से सर्वाधिक सैनिकों ने अपना क्या नाम है योगदान रखा कहां पर, क्रांति में, तो वहीं पर तो क्या हो जाएंगे सर्वाधिक सैनिक। अब ध्यान रखेंगे वो कहां से थे, गुरुग्राम से भी थे, रोहतक से भी थे और हिसार से भी थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे वो गुरुग्राम था, उसके साथ साथ रोहतक था और कौन सा जिला था अपना, हिसार जिला। अब बात आती है गुरुग्राम का डिप्टी कमिश्नर कौन था, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे विलियम फोर्ड। ठीक है, तो आप किसका नाम ध्यान रखेंगे, विलियम फोर्ड। ये 1857 की क्रांति के समय गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर हुए हैं। उसके बाद बात आती है कि हरियाणा में
1857 की क्रांति को क्या नाम दिया गया था? तो वो आप हरियाणा में एक मुहावरा भी तो देखते होंगे ना भाई, 14 की साल। ठीक है, किसी से कुछ कह दे तो वो क्या कहता है कि भाई 14 की साल है क्या? तो ये जो 14 की साल है, ये मुहावरा दिया था 1857 की क्रांति को ही कहा जाता है। ठीक है, 14 की जो साल है वो किसे 1857 की क्रांति की वजह से ही ये मुहावरा लोकप्रिय हुआ है। ठीक है, क्योंकि हरियाणा में 1857 की क्रांति को नाम दिया था 14 की साल। और इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि भाई जो हमारा हिंदू कैलेंडर चलता है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर जो चलता है, और उस हिसाब से उस समय पे क्या था, 1914 की साल थी। ठीक है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 1914 की साल थी। अगर आपने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि हिंदू कैलेंडर की शुरुआत कब हुई थी। तो जो हम ये जो हमारे पास ग्रिगोरियन जो कैलेंडर है ना, इसमें हम 57 साल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो भाई 1857 में कितने 57 साल हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, तो वो क्या था, 1914 का साल था। इसी 1914 की साल की वजह से ही 1857 की क्रांति का नाम पड़ा था क्या, तो वो 14 की साल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। आज इसके नेतृत्व के बारे में बात नहीं करेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तब कर लेंगे। उसके बाद आता है वापोली किस जिले के अंतर्गत आता है। देखो कई बार ना ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एक शहर का नाम दे देगा हरियाणा में, वो पूछ लेगा कि भाई किस जिले में आता है। अब देखो इसके लिए आपको किन किन जिलों, किन किन शहरों के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा इंद्री है ना, वो किस जिले के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा घरोंडा, ठीक है, तो घरोंडा के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा असंध है, ये कहां पर किस जिले में आता है। असंध के अलावा पुंडरी के बारे में बताएंगे, किसके बारे में, पुंडरी किस जिले में आता है। एक सीवन गांव आता है, ठीक है, कौन सा गांव, सीवन गांव के बारे में ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो एक आता हमारा पुनहाना, ठीक है, तो ये पुनहाना है, ये कहां पर आएगा। उसके बाद एक प्रथला के बारे में ध्यान रखेंगे, कौन सा प्रथला, ये किस जिले में आता है। इसके अलावा और अगर मैं बात करूं तो अथीन है, ये हमारा किस जिले में आएगा। ठीक है, अगर बात की जाए अटेली की तो ये हमारे किस जिले में आता है। अगर मैं बात करूं कनीना की तो ये कहां पर आएगा। और एक हमारा क्या, नांगल चौधरी, जहां से सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार आते हैं, ये नांगल चौधरी है, ये किस जिले में पड़ेगा। इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा नगिन्ना का, ठीक है, तो नगिन्ना के बारे में बताएंगे। और नगिन्ना के साथ साथ आप मेरे को फिरोजपुर झिरका के बारे में बता देंगे। किसके बारे में, फिरोजपुर झिरका, ये हमारा हरियाणा के किस जिले में आता है। इसके साथ आप मेरे को समालखा के बारे में बताएंगे भाई, समालखा के बारे में बताएंगे। और मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, समालखा के साथ साथ इस राणा, ये हमारा किस जिले के अंतर्गत आता है। तो इन सभी के आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए भाई बात कर लेते हैं। अब हमारी यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, इसराना से ही। देखो अगर इसराना और समालखा की बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये कहां पर, पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद इंद्री, घरोंडा और असंध, ये तीनों के तीनों किस जिले में आएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये आएंगे हमारे करनाल जिले में। किस जिले में, करनाल जिले में। अब ये तीन अटेली, कनीना और नांगल चौधरी, ये किस जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं नगिन्ना और फिरोजपुर झिरका की बात करूं तो ध्यान रखेंगे मेवात, नुहू के अंतर्गत आते हैं। ताउडू भी कहां पे आएगा, तो ध्यान रखेंगे ताउडू भी आता हमारा नुहू में। उसके बाद अथीन और प्रथला की अगर बात की जाए तो अथीन और प्रथला है, दोनों के दोनों कहां पर आएंगे। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा पलवल जिला। ठीक है, पलवल जिला जिसको हमें कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं। कपास का सबसे ज्यादा व्यापार होता है। अगर पुंडरीक और सीवन की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे ये हमारा कहां पे आता है, कैथल में। और दोनों बड़ी फेमस जगह रहेगी। देखो पुंडरीक, तो यहाँ पे हमारे पास पुंडरी में एक सरोवर है, और उस सरोवर की खास बात क्या है कि उसका पानी सतयुग से आज तक सूखा नहीं है। कौन से सरोवर का, तो वो रहेगा हमारा पुंडरीक सरोवर। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। सीवन गांव की भी अपनी खास बात है। जैसे कि आप पढ़ते हो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा जो गुरुद्वारे हैं वो कहां पे रहेंगे, अंबाला जिले में। लेकिन गुरुद्वारों के शहर के नाम से किस जिले को जानते हैं, कैथल जिले को। और गुरुद्वारों का मैं गांव की बात करूं तो वो हमारा कौन सा गांव हो
जाएगा, सीवन गांव हो जाएगा, किसके लिए, गुरुद्वारों के लिए, ठीक है। उसके बाद आती है पुनहा, हमारा कहां पे रहेगा, तो पुनहा रहेगा मेवात में, कहां पे, मेवात में रहेगा। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखेंगे। मेड़ों का जो गांव है, मेड़ों का गांव हरियाणा में किसको कहा जाता है, तो वो सालवान गांव को कहा जाता है, ठीक है, किसको, सालवान गांव को। मंदिरों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, भिवानी जिले को। जबकि मंदिर सबसे अधिक कहां पे रहेंगे, बेरी गांव झज्जर में रहेंगे, जहां से हमारे हरियाणा के प्रथम जो मनोनीत सीएम है उनका जन्म हुआ था, कहां पे, बेरी गांव झज्जर में, कब, 1918 में, ठीक है, और मृत्यु हुई थी इसकी 1993 में, ये ध्यान रखेंगे, समझ गए। जन्म रोहतक में किसका, भगवत दयाल शर्मा का, और सॉरी जन्म इसका झज्जर में, जबकि मृत्यु हुई थी इसकी कहां पे, रोहतक में 1993 में, ठीक है। तो ये तमाम शहर हो गए हमारे। ऐसे ही बापोली है, और ये बापोली आएगा हमारा कहां पर है, पानीपत में। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। दरी उद्योग के बारे में कल बताया था कि दरी उद्योग हमारा कहां पे रहेगा, पानीपत में, लेकिन दरी और गलीचा उद्योग पूछ लिया जाए तो कहां पे रहेगा, अंबाला में रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध फिल्म नायक श्री सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, तो इसके बारे में तो आप बता दोगे, लेकिन मेरे को बताएंगे सुनील दत्त का वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो भाई सुनील दत्त का दूसरा नाम बताना है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो मैं यहीं पे पहले इसके बारे में ही बता देता हूं, इसका नाम था बलराज दत्त, ठीक है। तो सुनील दत्त को ही हमें बलराज दत्त कहेंगे। और ये कहां से आते हैं, तो ध्यान रखेंगे इनका संबंध रहेगा यमुनानगर जिले से। इसी प्रकार से हमारे पास आता है एक व्यक्ति जिसका नाम है वेद गांधी, और ध्यान रखेंगे वेद गांधी का संबंध कहां से रहेगा। इसी प्रकार से आप मेरे को बताएंगे सतीश कौशिक के बारे में। सतीश कौशिक का संबंध हरियाणा के किस जिले से है, ठीक है। सतीश कौशिक के बाद आप मेरे को आंसर करेंगे सुनील ग्रोवर के बारे में। किसके बारे में, सुनील ग्रोवर के बारे में, समझ गए। सुनील ग्रोवर के बाद आप मेरे को बताएंगे रुपिंद्र हांडा का संबंध कहां से रहेगा, रुपिंद्र हांडा का संबंध कहां से रहेगा। उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं गजेंद्र वर्मा के बारे में, गजेंद्र वर्मा के बारे में। और एक हमारे पास आते हैं गजेंद्र फोगाट, कौन भाई, गजेंद्र फोगाट। और इसी सीरीज में हमें नाम ध्यान रखना है किसका, रणदीप हुड्डा का। रणदीप हुड्डा ये हमारे कहां से आते हैं, रणदीप हुड्डा। उसके बाद ध्यान रखेंगे ऋचा शर्मा का संबंध कहां से रहेगा, किसका, ऋचा शर्मा के बारे में बताएंगे। एक हमारे पास सोनू निगम भी आते हैं भाई, सोनू निगम का संबंध बताएंगे। आप मेरे को आंसर करेंगे किसके बारे में, यशपाल शर्मा के बारे में, ठीक है। यशपाल शर्मा का संबंध कहां से रहेगा। इसके अलावा परिणीति चोपड़ा के बारे में बताएंगे, किसके बारे में, परिणीति चोपड़ा के बारे में, समझ गए। और एक आप बता देंगे मेरे को जूही चावला के बारे में, जूही चावला का संबंध कहां से रहेगा। और एक आती है हमारे पास जोहराबाई, ठीक है, कौन है, जोहराबाई का संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा, ठीक है। देखो भाई अगर मैं वेद गांधी की बात करूं तो वेद गांधी का संबंध रहेगा हमारे यमुनानगर जिले से। कौन से जिले से, यमुनानगर जिले से, समझ गए। उसके बाद सतीश कौशिक की बात करें तो ये महेंद्रगढ़ जिले से आते हैं। महेंद्रगढ़ जिला जिसको खनिजों का शहर कहा जाता है। सुनील ग्रोवर की बात करें तो ये आते हैं सिरसा जिले से, डॉक्टर गुलाटी, सभी समझ गए हो ना, कपिल शर्मा शो में जो डॉक्टर गुलाटी है वो सुनील ग्रोवर, इनका संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से। और भाई पंजाब का जो पहला मुख्यमंत्री बना था वो भी कौन थे, गोपीचंद भार्गव, जिसका संबंध कहां से था, सिरसा जिले से। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। रुपिंद्र हांडा की बात करें तो इनका क्या नाम है, संबंध भी कहां से, सिरसा जिले से। गजेंद्र वर्मा की बात करें तो ये भी कहां से आएंगे, सिरसा जिले से। और सिरसा जिले को क्या कहा जाता है, वन नगरी के नाम से जाना जाता है सिरसा जिले को, संतों की नगरी कहा जाता है सिरसा जिले को। अगर आपसे पूछ लिया जाए वन संतूर कहां पे रहेगा, वन संतूर, तो ये जो वन संतूर के नाम से स्थान पड़ेगा ये हमारा यमुनानगर, ध्यान रखेंगे। हरियाणा पुलिस एसआई 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और सिरसा यमुनानगर दोनों ऑप्शन में थे। और आपको पता है कि भाई जब भी हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तो
हमारे ऊपर जो बर्डन है वो ज्यादा हो जाता है, और जो दिमाग है आपका वो 100% आप कभी भी यूज नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रेशर होता है एग्जाम का, समझ गए। लेकिन अगर चीजें हमारी बार बार पड़ी हुई होंगी, लाखों बार पड़ी हुई होंगी, तो भाई फिर तो क्या है, फिर तो चाहे कितना भी प्रेशर हो सही पे ही टिक होगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे वन नगरी के बारे में, क्या, सिरसा, संतों की नगरी कौन सी, सिरसा, जबकि वन संतूर कहां पे रहेगा, तो ये यमुना नगर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद गजेंद्र फोगाट, भाई गजेंद्र फोगाट का संबंध रहेगा रोहतक से, और हरियाणा में डिजिटल मंच के संस्थापक हुए हैं। गजेंद्र फोगाट कौन है, तो ध्यान रखेंगे जी ये डिजिटल मंच के संस्थापक है, किसके, डिजिटल मंच के ये संस्थापक रहेंगे, समझ गए। और इसी को हरियाणा में एनडी छोरा के नाम से जाना जाता है। रणदीप हुड्डा तो अपने प्यारे अभिनेता जसिया गांव रोहतक से रहेंगे, ठीक है ना, रोहतक से मोहित रोहतकिया, समझ गए भाई। तो ये रणदीप हुड्डा, समझ गए। उसके बाद रिचा शर्मा का संबंध कहां से रहेगा, तो ये फरीदाबाद से रहेगा, कहां से, फरीदाबाद से। सोनू निगम की अगर आप बात करें तो इसका संबंध भी कहां से रहेगा, फरीदाबाद से रहेगा, ठीक है, सोनू निगम। उसके बाद यशपाल शर्मा और परिणीति चोपड़ा की बात करें तो ध्यान रखेंगे इनका, परिणीति चोपड़ा, तो भाई मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं, एक मिनट। हाँ यही तो डाउट था। जो परिणीति चोपड़ा है इनका संबंध रहेगा भाई कहां से, अंबाला से रहेगा, ठीक है। परिणीति चोपड़ा का संबंध कहां से रहेगा, तो ये रहेगा अंबाला से, ठीक है। जबकि यशपाल शर्मा का संबंध कहां से रहेगा, तो ये हमारा हिसार से रहेगा। और यशपाल शर्मा के साथ आपको ध्यान रखना है मल्लिका शेरावत का नाम, ठीक है, किसका नाम है, मल्लिका शेरावत का नाम। और इनका संबंध भी कहां से रहेगा, मल्लिका शेरावत का, तो ये भी आप कहोगे जी हिसार से आती है, ठीक है। उसके बाद जूही चावला और जोराबाई अंबाला वाली, समझ गए, तो ये भी कहां से, अंबाला से। जोराबाई गजल गायिका होगी ना, कहां से आती है ये, अंबाला से। तो इस प्रकार से आप चीजों को याद रख सकते हो। कुछ नाम छूट गए उसको कभी फिर क्वेश्चन आएगा तो उन नामों को रिवीजन करने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी, ठीक है। यानी कि भाई मैं आपको बता रहा हूं कि हरियाणा जीके का मैं एक भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटने दूंगा आपको। इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ पूरे की पूरी हरियाणा जीके को कनेक्ट कर दिया जाएगा। और कनेक्ट नहीं, जो क्या नाम हमारी कंटिन्यू क्लास ले रहा है, जो हमारे ऊपर जिस स्टूडेंट ने विश्वास रखा है, तो मैं उसके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस चीज की मैं आपको क्या देता हूं, आश्वासन देता हूं, ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है सुनील दत्त का संबंध कहां से रहेगा, यमुना नगर से रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहां स्थापित है। देखो भाई राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है वो कहां पे स्थापित रहेगी, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये आता है कि एजुकेशन हब के नाम से किस जिले को जाना जाता है। एजुकेशन हब के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है, एजुकेशन हब के नाम से। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं कि फिल्म सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे वो जिला होगा हमारा कौन सा, रोहतक जिला, ठीक है भाई, रोहतक जिला। अब बात ये आती है कि भाई राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, तो आप बस ऐसे ही ध्यान रख लेंगे कि एजुकेशन सिटी से हमारा कौन सा जिला जाना जाता है, तो वो जाना जाता हमारा सोनीपत जिला, ठीक है, सोनीपत जिला। और ये हमारा कहां पे रहेंगे, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है ये कुंडली सोनीपत में, ठीक है, कुंडली सोनीपत में, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। अब देखो इसको एजुकेशन सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा में सबसे ज्यादा 13 के आसपास संस्थाएं थी, अब कुछ बढ़ गई हो देख लेना, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं, आप ये ध्यान रख लेना कि हरियाणा में सर्वाधिक जो विश्वविद्यालय है या सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, जो सर्वाधिक हमारी शिक्षा की जो संस्थान है वो कहां पर है, तो वो हमारी सोनीपत में है, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण है उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से ध्यान रखेंगे, किसके नाम से भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय। ये आपका किस जिले में रहने वाला है, ये यूनिवर्सिटी किस जिले में रहने वाली है, इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा आप मेरे को बताएंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे को भगत
फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे ये कहां पर स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल है वो कहां पे रहेगा, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है। इसके बारे में बता देंगे, स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में ये कहां पर स्थित रहेगा। इसी सीरीज में अगर मैं बात करूं तो दीन बंधु छोटू राम इंजीनियर कॉलेज, ठीक है, वो विश्वविद्यालय भी बन चुका है। तो दीन बंधु छोटू राम इंजीनियर विश्वविद्यालय के बारे में बताएंगे ये कहां पर स्थित रहेगा, ठीक है। अब देखो जितने भी मैंने ये नाम लिखे हैं सारे के सारे हमारे किस जिले के हैं, ये तो सारे के सारे हमारे रहेंगे सोनीपत जिले के, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या पूछ सकता है आपसे कि जैसे कि इनकी स्थापना का वर्ष आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और स्थापना के वर्ष की अगर मैं बात करूं यहां पर तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। और ये जो कानून विश्वविद्यालय ये कब स्थापित हुआ था, 2012 में स्थापित हुआ था। हरियाणा का प्रथम महिला कानून विश्वविद्यालय ये रहने वाला है, ठीक है। और हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय पूछ ले तो वो तो आप सभी जानते हैं कि जी वो रहेगा हमारा कुरुक्षेत्र के नाम से, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का प्रथम कॉलेज कहां पे स्थापित हुआ था तो वो 1926 रोहतक में स्थापित हुआ था। ध्यान रखेंगे 1926 कहां पर, रोहतक में स्थापित हुआ था क्या, हरियाणा का प्रथम कॉलेज, ठीक है। क्या, हरियाणा का प्रथम कॉलेज। इसकी हमने बात क्यों की, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ये हरियाणा का प्रथम कानून विश्वविद्यालय जो कि 2012 सोनीपत में स्थापित हुआ। उसके बाद इस स्कूल की बात कर लेते हैं, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल। और ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना एज ए स्कूल के रूप में 1973 में की गई थी। कहां पर है, तो ये राय सोनीपत में रहेगा। कहां पे, राय सोनीपत में। लेकिन आज इसको खेल विश्वविद्यालय बना दिया है, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है किसको, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल को। और आपसे पूछेगा इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया कब, 2019 में, ठीक है। कब, 2019 में। उसके बाद हम किसके बारे में बात करें, भगत फूल सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करूं कि भाई उत्तर भारत का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय तो वो ध्यान रखेंगे भगत फूल सिंह के नाम से ही है। किसके नाम से, भगत फूल सिंह के नाम से, खानपुर कला गांव में रहेगा, ठीक है। तो भाई इसको मैं थोड़ा सा अलग डिनोट कर देता हूं कि भाई ये जो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है यही हमारा क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा खानपुर कला गांव में रहेगा। कहां पे, खानपुर कला गांव सोनीपत में ही ये स्थित है। और ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय। अब बात आती है कि ये विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला। इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना एक कन्या गुरुकुल के रूप में भगत फूल सिंह के द्वारा की जाती है 1936 में। और जब भगत फूल सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो बेटियां थी उन्होंने इस स्कूल को, ये जो गुरुकुल है इस गुरुकुल को आगे बढ़ाया। और जब आगे बढ़ाया तो साल 2006 में इस गुरुकुल को दे दिया जाता है किसका दर्जा, यूनिवर्सिटी का दर्जा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय को यूनिवर्सिटी का दर्जा कब मिला, तो ये 2006 में मिला था। कब मिला था, 2006 में। अब लास्ट वाला दीन बंधु छोटू राम को मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि यहां से चीजें कंफ्यूज होंगी। जैसे कि छोटू राम की बात करें तो इसका जन्म 1881 गढ़ी सापला गांव रोहतक में हुआ था। छोटू राम की अगर सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो वो भी कहां पर रहेगी, वो भी आपकी गढ़ी सांपला रोहतक में रहेगी, ठीक है। और शायद इसकी जो कोठी है नीली कोठी उसको हम प्रेम निवास के नाम से जानते हैं, वो भी किसकी है, छोटू राम की। लेकिन छोटू राम के नाम से कोई भी तापीय विद्युत परियोजना पूछ ली जाए तो वो हमारी यमुनानगर में रहेगी। और कोई शैक्षणिक संस्थान पूछी जाए तो उसके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि वो हमारी सोनीपत में रहेगी। कहां पे रहेगी छोटू राम के नाम से, सोनीपत में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। और जब 1987 में इसको स्थापित किया गया तो किसके रूप में स्थापित किया जाता है इसको,
तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉलेज के रूप में दीन बंधु छोटूराम इंजीनियर विश्वविद्यालय 1987 कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन ध्यान रखेंगे वर्ष 2006 को इसको किसका दर्जा दे दिया जाता है, यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया जाता है। जब शुरुआत हुई थी तो मैकेनिकल ब्रांच से इसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, और भी रहेंगे वैसे तो यहाँ पे संस्थान, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी ही चीजें आपको क्या रहेंगी, याद रहेंगी। दोबारा आएगा तो फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे। उसके बाद इनमें से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो अब देखो भाई, हरियाणा के अगर मैं मुख्यमंत्रियों की बात करूं तो हरियाणा में अब तक व्यक्तिगत रूप से कितने मुख्यमंत्री बने हैं? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा में व्यक्तिगत रूप से कितने मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप कहोगे 10। और वर्तमान में जो 10वां मुख्यमंत्री है वो कौन है, तो वो हमारे मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, ये 10वें हैं मनोहर लाल खट्टर। इसके अलावा 9 मुख्यमंत्री और रहे हैं, तो सभी का आपको एक सीक्वेंस में नाम ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे भगवत दयाल कौन थे, भगवत दयाल शर्मा, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया। दूसरे की अगर बात की जाए तो वो हमारे कौन थे, तो ध्यान रखेंगे वो थे राव बीरेंद्र सिंह। ठीक है, कौन थे, राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह का नाम ध्यान रखेंगे। राव बीरेंद्र सिंह के बाद चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल ये भी हरियाणा के सीएम रहे। चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के सबसे युवा सीएम थे। ठीक है, 41 वर्ष की उम्र में ये सीएम बने थे। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे आते हैं बीडी गुप्ता, यानी कि बनारसी दास गुप्ता। समझ गए, बनारसी दास गुप्ता भिवानी जिले से आते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं ताऊ देवीलाल। ठीक है, ताऊ देवीलाल का नाम ध्यान रखेंगे। छठे नंबर पे आप किसका नाम ध्यान रखोगे, तो छठे नंबर पे बनारसीदास देवीलाल। उसके बाद भजनलाल का नाम ध्यान रख लो। ठीक है, कौन थे, भजनलाल थे। भजनलाल के बाद ओम प्रकाश चौटाला के नाम बारे में ध्यान रखेंगे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ ली है ओम प्रकाश चौटाला ने। इसके अलावा सबसे कम कार्यकाल सीएम के रूप में सबसे कम समय तक ये हरियाणा के सीएम रहे थे, कौन है, वो भी ओम प्रकाश चौटाला थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 8वें सीएम की, तो वो हमारे कौन रहेंगे, हुकम सिंह। तो यहां पर आपको हुकम सिंह का नाम ध्यान रखना है। 9वें सीएम तो आपको पता ही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ठीक है, तो भूपेंद्र सिंह कौन थे, ये हुड्डा थे। और 10वें सीएम तो मैं शुरू में बता के चला था आपसे, कौन है, मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, तो ये 10 अब तक हरियाणा के सीएम बने हैं। और ध्यान रखेंगे हरियाणा का सीएम इनमें से कौन नहीं बना, तो वो जीडी तपासे नहीं बने। ठीक है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं हरियाणा में उप मुख्यमंत्री की बात करूं तो क्वेश्चन तो यहां से भी बन सकता है कि भाई बताओ निम्न में से कौन उप मुख्यमंत्री है वो हरियाणा का नहीं बना है, या अब तक हरियाणा के कितने उप मुख्यमंत्री बने हैं, और हमारा जो पहला उप मुख्यमंत्री था हरियाणा का वो कौन बने थे। ठीक है, तो देखो भाई अब तक अगर मैं हरियाणा में कुल उप मुख्यमंत्रियों की बात करूं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, इसका वैसे तो अपने संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कुल उप मुख्यमंत्री हरियाणा में अभी तक बने हैं कितने, 6 बने हैं। समझ गए, और 6 के 6 आपको क्या रखने हैं, ध्यान रखने हैं। समझ गए, 5 और 6। अब देखो कहां से शुरुआत करें, नीचे से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि ये आसान सा है। आपको पता है वर्तमान में हमारे कौन है, दुष्यंत चौटाला। समझ गए, कौन है भाई, दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, उचाना से विधायक रहेंगे। और इसका जन्म 1988 दडोली हिसार में हुआ था। इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इससे पहले थे चंद्र मोहन बाबू, जो कि कुलदीप बिश्नोई के क्या बताए जाते हैं, तो कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई कौन है, चंद्र मोहन बाबू, उसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम किसके बारे में ध्यान रखेंगे, तो ध्यान रखेंगे चंद्र मोहन बाबू। समझ गए, चंद्र मोहन बाबू के बारे में। और चंद्र मोहन बाबू से जस्ट पहले जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है वो कौन हुए हैं, हुकम सिंह का नाम ध्यान रखेंगे। किसका नाम है, हुकम सिंह का नाम ध्यान रखेंगे, जो हरियाणा के सीएम भी बने। और हुकम सिंह से पहले कौन है, तो वो थे हमारे बनारसी दास गुप्ता, बीडी गुप्ता का नाम ध्यान रखेंगे।
उससे जस्ट पहले कौन थे, तो उनका नाम था मंगल सेन। ठीक है, तो ये मंग सेन लिखा गया। चलो, उसके कौन थे, मंगल सेन का नाम ध्यान रखेंगे। और मंगल सेन से पहले कौन थे, तो वो थे चांदराम। समझ गए। अब इस लिस्ट को आप याद रख लेंगे। ठीक है, इस लिस्ट के बारे में आप याद रख लेंगे। कौन कौन बताया, तो वो हमारे चांदराम बताए। चांदराम के बाद मंगल सेन, बी.डी. गुप्ता, हुकम सिंह, चंद्रमोहन बाबू और दुष्यंत चौटाला। ये अब तक हरियाणा में 6 सीएम बने हैं। आप पहले का नाम ध्यान रख लेंगे, लास्ट का, और वैसे तो सारे ध्यान रखने, पता नहीं क्वेश्चन कहां से बन जाए। ठीक है, अगर चांदराम के बारे में पूछ लेना, ये कहां मतलब कौन था उस समय पे, क्या सीएम, तो सबसे पहला ये बीरेंद्र सिंह के समय में बना था। किसके समय में, बीरेंद्र सिंह के, राव बीरेंद्र सिंह जब सीएम बने थे उस समय पे ये उप मुख्यमंत्री बना था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हरियाणा विकास पार्टी का गठन कब किया गया, तो भाई ना सॉरी, इसकी स्थापना किसने की थी, ये आएगा। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की, तो इसके बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किया है। देखो, हरियाणा की अगर आपसे पूछ लेना प्रथम क्षेत्रीय पार्टी, हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी है वो कौन सी हुई है। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान रखेंगे हरियाणा विशाल पार्टी के बारे में। किसके बारे में, हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक कौन हुए हैं। एक पार्टी थी हमारे पास INLD। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और एक पार्टी थी हमारे पास कौन सी, हजका। चलो अभी इन्हीं के बारे में आप मेरे को बताएंगे। देखो भाई, हजका की अगर आप बात करें ना, तो इस हजका की स्थापना हुई थी 2007 में। ठीक है, 2007 में, समझ गए। उसके बाद भजनलाल की पार्टी थी हजका, किसकी, भजन लाल की ये पार्टी होती थी। इनेलो की अगर आप बात करें ना, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और ये पार्टी किसकी थी, ताऊ देवीलाल की। ठीक है, हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, ये थी हरियाणा विशाल पार्टी। कौन सी, अच्छा ये लिख दिया नीचे। चलो भाई, ये जो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी, यही कौन सी थी, हरियाणा विशाल पार्टी। और ये पार्टी किसकी थी, राव बीरेंद्र सिंह की। किसकी थी, राव बीरेंद्र सिंह की। समझ गए। और उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी की बात करूं, तो ये पार्टी किसकी हुई है, बंसीलाल की। क्योंकि बंसीलाल को तो हम विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का शिल्पी, हरियाणा का भागीरथी के नाम से जानते हैं, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसको, तो वो हम जानते हैं किसको, बंसीलाल को। जबकि हरिवाल का पुरोधा किसे कहा जाता है, तो हरिवाल का पुरोधा कहा जाता है राव बीरेंद्र सिंह को। ठीक है, और ध्यान रखेंगे राव बीरेंद्र सिंह की जो पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, इसका विलय हो गया था कांग्रेस में। और शायद मेरे हिसाब से किसी एग्जाम में ये पूछा गया था, मैंने पढ़ा हुआ है कि हरियाणा विशाल पार्टी का जो हमारा क्या नाम है विलय हुआ था, वो कब हुआ था, 23 जनवरी 1978 को इसका कांग्रेस पार्टी में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है, कांग्रेस में इसका क्या हो गया, विलय हो गया। इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पे दिया जाता है, तो हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। और ये कहां पे आ जाएगा, तीज आ जाएगा। ठीक है, तीज के अवसर पे। उसके बाद आगे, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित हुआ था। देखो, हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो 3 रहेंगे। ठीक है, पहला विद डेट ध्यान रखेंगे 8 मई 1976 को स्थापित हुआ था रोहतक जिले में। ठीक है, दूसरे की अगर आप बात करें तो वो हमारा 24 जनवरी 1991 को स्थापित हुआ था। कहां पर, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी में। उसके बाद तीसरे की अगर बात करें तो ये हमारा 26 जनवरी 1999 को स्थापित हुआ था। और ये कहां पे स्थापित हुआ था, हरियाणा की इस्पात नगरी के नाम से, हरियाणा की मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा, हिसार जिला। ठीक है, और ध्यान रखेंगे हरियाणा में एकमात्र दूरदर्शन केंद्र भी रहेगा। एकमात्र क्या रहेगा, तो ध्यान रखेंगे वो दूरदर्शन केंद्र। और ये दूरदर्शन केंद्र कहां पर रहेगा, तो ये भी हमारा हिसार में रहेगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 2002। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, सुषमा स्वराज के द्वारा। ठीक है, सुषमा स्वराज उस समय पे बीजेपी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पद पर थी। ठीक है, तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कि रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है। कल इसके बारे में खूब अच्छे तरीके से डिस्कस किया था, तो आज ज्यादा चर्चा इसके बारे में हमें नहीं करेंगे। रत्नावली हर्षवर्धन की। उसके बाद, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है,
तो भूल गए होंगे, कई दिन हो गया ना इसको डिस्कस किए हुए। देखो भाई, पश्चिमी यमुना नहर के बारे में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले इस पश्चिमी यमुना नहर का आपसे पूछे पुराना नाम, ठीक है, या फिर इसका पूछ ले कि भाई अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताएंगे। फिर बात आती है कि इसका सर्वप्रथम जो निर्माण किया था वो किसने किया था। इसका सर्वप्रथम जो निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा। फिर इसका जो पुनः निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें तो ये जो हमारी नहर है ये अवसादन के कारण बंद हो गई थी। किसके कारण? अवसादन के कारण ये नहर बंद कब हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने इसका पुनः निर्माण किया था। अंग्रेजों ने इसका क्या किया था, दोबारा से निर्माण, ये कब किया था। उसके बाद इसको कहां से निकाला गया है, ताजेवाला से इसको कब जोड़ा गया, ठीक है, ताजेवाला से कब जोड़ा गया। और ताजेवाला का जिक्र आ गया तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज रहता है, तो फिर आप बताएंगे ताजेवाला जो बैराज है ये कब बनाया गया था, ठीक है, ये कब बना था, समझ गए। उसके बाद और क्या बता सकते हो कि भाई इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी रहने वाली है। और उसके बाद आप बताएंगे इसकी कुल लंबाई किसके सहित, तो इसकी लंबाई बतानी है इसकी ब्रांचों सहित, ठीक है, जो पश्चिमी यमुना नहर है इसकी ब्रांचें। और फिर आपको यह बताना है कि कितनी ब्रांच हैं, वो ब्रांचों की संख्या, कितनी ब्रांच यहां से निकाली गई है। इतना कर लोगे इनफ है, समझ गए, सारी रिवाइज हो जाएगी पश्चिमी यमुना नहर। अब देखो पुराना नाम की अगर अपन बात करें ना तो इसको मुगल वाली नहर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? मुगल वाली के नाम से। सर्वप्रथम अगर मैं निर्माण की बात करूं ना तो इसका निर्माण 12वीं सदी में करवाया था। और 12वीं सदी के तो वो राजा थे कौन, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान, जिसको हम राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये शायद दुर्गा शक्ति में पूछ लिया गया था कि कौन सा शासक राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान, जिसने इसका सर्वप्रथम निर्माण करवाया। पुनः निर्माण तो जिसके शासन काल में पूरे भारत में नहरों का जाल बिछा था, और वो व्यक्ति थे कौन, तो वो व्यक्ति थे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक है जिसको मध्यकालीन भारत का अकबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कौन है, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अवसादन के कारण नहर बंद हो गई थी, कब? 1750 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद इसका क्या लिख दिया मैंने, ये अंग्रेज है भाई, समझ गए। अंग्रेजों ने इसका पुनः निर्माण कब किया, तो भाई 1812-13 में इसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा, ठीक है। और उसके बाद 1832-33 में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था, ठीक है, 32-33 में। लेकिन इसको ताजेवाड़ा से कब जोड़ने का काम किया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1879। ताजेवाड़ा बैराज कब बना था, तो ये बैराज बना था 6 साल पहले 1873। और इसकी लंबाई होगी 325 किलोमीटर, 325 किलोमीटर। और ब्रांचों सहित इसकी लंबाई होगी 3226 किलोमीटर। और ब्रांचों की संख्या कितनी है, 4 रहने वाली है, ठीक है। और वो 4 ब्रांचें कौन कौन सी, तो एक तो सिरसा ब्रांच हो जाएगी, दूसरी ध्यान रखेंगे हासी बुटाना के नाम से, तीसरी मोणक ब्रांच, और चौथी हो जाएगी सुंदर ब्रांच। इनकी डेट भी ध्यान रख सकते हो, सुंदर ब्रांच 1941 में, इसके अलावा सिरसा ब्रांच 1896 में, इसके अलावा जो मुनक ब्रांच है ना उसको दिल्ली ब्रांच भी कहते हैं, तो वो 2003 में, और हासी बुटाना ब्रांच है ये 1959 में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, इनके बारे में और ना अगली क्लास में अपन चर्चा कर लेंगे। चलिए आगे। उसके बाद हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई है। अब मुद्रा का क्वेश्चन 5-4 दिन पहले हमने क्लास में करवाया था, तो अब आप भूल गए होंगे तो उसका हम रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं हैं वो हमें कहां से मिली है, सोनीपत से। लेकिन आप मेरे को क्या बताएंगे, आप मेरे को ये बताएंगे शुंग कालीन जो मुद्राएं हैं वो हमें कहां से मिली है, ठीक है। शुंग कालीन मुद्राएं कहां से मिली है। फिर आप मेरे को बताएंगे कि हरियाणा में योद्धा कालीन जो सिक्के हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं, योद्धा कालीन सिक्के। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे कुषाण कालीन सिक्के ये हरियाणा में कहां से मिले हैं। फिर आप मेरे को आंसर करेंगे समुद्र गुप्त कालीन सिक्के हैं ये हमें कहां से मिले हैं, किसके, समुद्र गुप्त कालीन जो सिक्के हैं ये हमें कहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा और कौन सा बच गया,
तो चलिए इनके बारे में बता दे। अभी इतने याद आ रहे हैं मेरे, ठीक है, तो आप इतने के बारे में बताओ। शुंग कालीन की बात करें तो ध्यान रखेंगे ये कहां पर है, शुंग से पढ़ लेंगे शुद्ध, और शुद्ध कहां पे, यमुना नगर में, ध्यान रखेंगे। योद्धा कालीन सिक्के तो ये ध्यान रखेंगे नौरंगाबाद, नौरंगाबाद का पुराना नाम प्राकर्तनाथ भिवानी, और दूसरा जिला ध्यान रखेंगे कौन सा, रोहतक के बारे में। कुषाण कालीन सिक्के भी कहां से मिले हैं, तो ध्यान रखेंगे कुषाण कालीन सिक्के भी हमें नौरंगाबाद से, कहां से, नौरंगाबाद भिवानी, और इसके साथ साथ रोहतक जिले का नाम ध्यान रखेंगे। समुद्र गुप्त कालीन जो सिक्के हैं ये हमें मिताथल से मिले हैं, कहां से, मिताथल, और मिताथल कहां पे रहेगा, भिवानी में रहेगा। कहां पे रहेगा भाई, भिवानी में रहेगा। तो इनके बारे में आप ध्यान से देख लेंगे, समझ गए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन जो मुद्राएं हैं वो सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, तो इसके बारे में तो अभी बताया होगा, ठीक, और आप जानते भी होंगे कि भाई वो थे कौन है, राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ था, 1921 में नांगल पठानी रेवाड़ी में राव बीरेंद्र सिंह का जन्म होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चीनी यात्री हेनसांग, चलिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बहुत रहेगा आज के लिए, है ना, हाँ बहुत रहेगा। देखो भाई चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में हरियाणा आया था, तो भाई चीनी यात्री हेनसांग हरियाणा कब आता है, तो ध्यान रखेंगे ये व्यक्ति आया था भाई भारत में 629 ईस्वी, और 629 से लेकर 644 यो कहां पे रहो थो, यो व्यक्ति भारत में रहो थो, चीनी यात्री, समझ गए। हेनसांग, हे से पढ़ लेंगे हर्षवर्धन। फिर यह व्यक्ति ने क्या कराया, तो इसने एक पुस्तक लिखी, और इसकी पुस्तक थी सीयू की, और इस सीयू की पुस्तक में इसने हरियाणा का 3 शहरों को गुणगान करो, किनको, 3 शहरों का क्या किया, इसने गुणगान किया अपनी पुस्तक सीयूकी में। तो आपसे पूछ सकता है हेनसांग ने हरियाणा के किन शहरों का गुणगान किया, तो भाई वो जो 3 शहर थे उसमें एक तो हम ध्यान रखेंगे थानेसर को, समझ गए, यहाँ पे तो ये रहा ही था। उसके बाद एक ध्यान रखेंगे शुद्ध के बारे में, और एक हमारा था टोहाना, ठीक है। अब आप मेरे को कमेंट में बताएंगे टोहाना हरियाणा के किस जिले में पड़ेगा, टोहाना हरियाणा के किस जिले में आता है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में करेंगे, समझ गए। टोहाना के बारे में तो जल्दी से बता देंगे टोहाना के बारे में भाई। ठीक भाई, तो इसका क्या किया, इसने 3 शहरों का जिक्र किया है, समझ गए। चलिए भाई उसके बाद अगर बात करें किसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे इब्न बतूता। इब्न बतूता को सभी जानते होंगे, किसके शासनकाल में भारत आया था ये, तो भाई ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अब देखो इब्न बतूता का हमने यहाँ पे क्यों जिक्र किया, क्योंकि इसने भी हरियाणा के एक शहर का वर्णन किया, और इसने ये बताया कि भाई हरियाणा में सिरसा जो जिला था, यानी कि आज तो जिला ही है, तो भाई सिरसा में क्या होता था, लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध था। इब्न बतूता ने क्या बताया, तो इसने ये बताया सिरसा है वो लाल रंग के चावल के लिए प्रसिद्ध था, समझ गए, चावल के लिए क्या था, प्रसिद्ध था, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूं जो हमारी क्लास है वो आपको बेहतरीन लगी होगी, और आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, और वो किसका, शेयर और सब्सक्राइब करने का, ठीक है, और लाइक तो जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। और वैसे मैं देख भी रहा हूं कि बहुत सारे जो हमारे साथी हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब करा रहे हैं, ठीक है। तो सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। नई क्लास में कल वाले में मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।